कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं कमित ताज और व्याकरण के सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि सर अलंकार की वीडियो बना दी जाए, तो हम इस वीडियो में अलंकार लेने वाले हैं। और अलंकार के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तमाम एग्ज़ाम में अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिंदी व्याकरण की बात करें तो अलंकार एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है आपके रिजल्ट, आपके परिणाम में। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमें सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर अलंकार शब्द किससे बना है और अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, आमतौर पर अलंकार की बात करें तो हम लोग भी अपने आप को सजाते हैं, या घर को सजाना हो या अपने आप को सजाना हो। जैसे महिला अपने आप को क्या करती है, सजाती है, जेवर जेवरात गहने वगैरह पहनती है, तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी खूबसूरती में निखार आता है। तो वही उसी को हम अलंकार कहते हैं। लेकिन वो तो लड़की की बात रही, लेकिन यहाँ पर हमारा अलंकार कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग अलंकार का जो प्रयोग करेंगे वो काव्य के क्षेत्र में करेंगे। काव्य कहने का मतलब कविता के क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, जिससे कविता के अंदर में क्या आ जाए, खूबसूरती पैदा हो जाए और उसमें क्या हो, लचीला पैदा हो, जिससे सुनने वाले, जैसे हम जैसे और आप जैसे लोग, जो श्रोता जिसको बोलते हैं, उसके मनों को क्या करें, अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही हमारा अलंकार कहलाएगा। जिस प्रकार से महिला अगर ज़्यादा सजती है, संवरती है, तो वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार से जब एक कविकार, जब एक लेखक जब अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग करती है तो श्रोता को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो उसी को हम लोग श्रृंगार को ही अलंकार कहते हैं। आई होप कि आप अलंकार समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम अलंकार शब्द की बात करें तो अलंकार जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हमारा अलम, किससे बना है, अलम और कार से बना है। गौर से देखिएगा, यानी अलंकार जो शब्द है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से बना। अलम का अर्थ जो होता है सजावट, गहना, आभूषण होता है, और कार का मतलब जिसमें अलंकार मतलब शामिल हो, यानी अलंकृत हो, उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है। देखिए, अलंकार के बाद अलंकार का जो अर्थ होता है आभूषण होता है, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा दे, उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। और कविगण यानी कवि के समूह को हम लोग कविगण कहते हैं। कविगण कविता रूपी में कामनी की शोभा के लिए किसा करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। उसको बढ़ाने के लिए अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अलंक रोति इति अलंकारी, मतलब कहने का मतलब हुआ अलंकार से ही काव्य की क्या होती है, खूबसूरती या उसकी सुंदरता में निखार आता है। अब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अगर अलंकार का आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या इसका जवाब दीजिएगा, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस शब्द का चयन किया जाता है, या जिस कहने का जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। तो इसे भी स्पष्ट हो रहा है। अब हम अलंकार के भेद की बात करें तो आखिर अलंकार के भी भेद होते हैं। जी दोस्तों, अलंकार के भी भेद होते हैं। काव्य में कभी कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करने के लिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर दो चीज़ है, एक शब्द में भी प्रयोग करते हैं और एक हम लोग क्या करते हैं, उसके अर्थ में भी क्या करते हैं, चमत्कार पैदा करने, उसकी खूबसूरती पैदा करने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ अलंकार का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक शब्द के अनुसार करते हैं और एक हम अर्थ के अनुसार करते हैं। एक किसी के अनुसार बोले, शब्द के अनुसार, एक हम अर्थ के अनुसार। तो इस अनुसार से हमारा जो अलंकार हुआ दो भागों में डिवाइड हो गया, एक हमारा शब्द अलंकार हो गया, एक हमारा अर्थ अलंकार हो गया, यानी एक और दो, यानी दो भाग में ये हमारा अलंकार विभाजित हो गया। अब हम पहला जो बात करेंगे, पहला हमारा शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार ये क्या, इसको पहले समझिए। देखिए, नाम से स्पष्ट है, शब्द का मतलब होता है शब्द, और अलंकार का मतलब शब्द में क्या हो, अलंकार हो, शब्द में, शब्द के माध्यम से क्या हो जाए, उसमें काव्य में खूबसूरती पैदा हो जाए, इसलिए इसको हम लोग शब्द अलंकार कहेंगे। जब काव्य करने का मतलब जब कविता है ना, उसको काव्य बोलते हैं। कविता में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तब उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ जब शब्द के जरिए में, वाक्य में यानी काव्य में अगर खूबसूरती पैदा की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात
रखने वाली यह है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जब हम शब्द अलंकार की बात करेंगे तो शब्द के ही जरिए उस वाक्य में, सॉरी उस काव्य में क्या होती है, सुंदरता पैदा होती है। उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने से काव्य में सुंदरता समाप्त हो जाता है। यानी अगर उसी का अगर पर्यायवाची शब्द अगर हम उसमें रख देते हैं तो उस काव्य का होगा, जो सुंदरता होगी समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ, जिस शब्द को प्रयोग करना उसी शब्द को हम प्रयोग करेंगे, ना कि उसके हम सिनोनिम्स को लेंगे। अगर सिनोनिम्स को लेते हैं यानी उसके सेम पर्यायवाची शब्द को लेते हैं तो उस प्रकार से उसको ज़्यादा प्रभावशाली नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय। क्या लिखा हुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय। यहाँ पर कनक की बात करें, अगर कनक में यहाँ पर कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द गेहूं या धतुरा रख देने पर काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम इसी को बोलेंगे गेहूं गेहूं ते, अगर बोलते हैं गेहूं गेहूं ते 100 गुनी मद कथा अधिकाय, अब इसको बोलते हैं गेहूं गेहूं, अब इसको कनक कनक बोलेंगे। तो अब देखिए दोनों में से कौन आपको बेहतर लगता है, जब हम कनक कनक का प्रयोग किए तब, या जब हम गेहूं या उसके स्थान पर धतुरा का प्रयोग करेंगे तब। ये दोस्तों, जब हम उसमें गेहूं के स्थान पर जब हम कनक कनक का प्रयोग करेंगे तब जाके उसके वाक्य में क्या होगी, सुंदरता पैदा होगी। जिसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, हम वैसे ही शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे काव्य में क्या हो, सुंदरता पैदा हो। ये नहीं कि हम उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दे और हमारा जो वाक्य जो हो, काव्य जो हो, सुनने में हमको क्या करे, मन को मोहक ही न करे। जब मन को मोहक ही नहीं करेगा तो अलंकार होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब हम शब्दालंकार की बात कर रहे हैं। अब शब्दालंकार के भेद होते हैं। शब्दालंकार के क्या होते हैं, भेद होते हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन से भेद, इसके 3 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 3 भेद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुप्रास, यमक और श्लेष से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 3 भाग में बांटा गया। ये हमारा पहला है अनुप्रास, दूसरा हमारा यमक अलंकार और तीसरा हमारा श्लेष अलंकार है। यानी कि इसके अनुसार बात करें हम लोग, ये हमारा शब्दा अलंकार है। किसके, कौन अलंकार है, शब्दा अलंकार की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक हमारा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में इसको हम विभाजित करते हैं। अब हम पहला की बात करें, पहला हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की बात करें। देखिए, अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास का मतलब होता है जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती हो, अर्थात कोई वर्ण 1 से अधिक बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, अनुप्रास अलंकार की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वर्णों का क्या होगा, आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मतलब होगा एक वर्ण बार बार आएगा या 1 से अधिक बार वर्ण, वही वर्ण क्या होगा, रिपीट होगा, तब हम उसको कहेंगे कि हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अनु का मतलब होता है आगे, अप्रास का मतलब बार बार। यानी अनु जो होता है मतलब वर्ण, वर्ण करने का मतलब अक्षर, और प्रास का मतलब होता है उस अक्षर की बार बार क्या हुई, आवृत्ति हुई। यानी वो अक्षर बार बार अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उस वाक्य काव्य को हम क्या कहेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। कब, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तब। अब एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया आपके लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। क्या बोला गया यहाँ पर, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। अगर इस काव्य की बात करें तो इस काव्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो देखिए यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, अतः यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी तरनी में भी त है, तनुजा में भी त है, तट में भी त है, तमाल में भी त है, उसका में तरुवर में भी त है। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर क्या हुई है, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या 1 से अधिक बार आवृत्ति हो, उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें, अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो देखिए सबसे फेमस उदाहरण है रघुपति राघव। देखिए यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब इसको गौर से देखेंगे, बहुत ही फेमस लाइन है और इस लाइन को बहुत बार सुने भी होंगे। अगर इस वाक्य में अगर हम लाइन की बात करें तो यहाँ पर भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति में भी र है, राघव में भी र है, राजा राम में भी र है, और उसके बाद में
आप सीताराम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी र है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जब वर्णों की आवृत्ति होगी यानी एक वर्ण अधिक बार आए या एक से अधिक बार आए तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा अनुप्रास अलंकार है। और ये शब्द अलंकार के एक प्रकार में से एक प्रकार है हमारा अनुप्रास अलंकार, उसके अंतर्गत ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखिए चारूचंद की चंचल किरणें, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब देखिए बहुत फेमस लाइन है, एग्जाम में भी आपसे बहुत बार यही लाइन पूछ लिया गया है, यानी चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अगर काव्य की बात करें, इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कौन कौन वर्ण आवृत्ति हुआ, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई। चारों में भी च है, चंद में भी च है, चंचल में भी आपको च दिखेगा, किरणें में भी आपको च नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जल थल में भी च नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए चा 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 आपको च वर्ण की आवृत्ति दिख रही है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, इस वाक्य में बात करें तो हमारा म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी म वर्ण जो है हमारा एक से अधिक बार आया है। नेक्स्ट बात करें मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अगर इस काव्य की बात करें तो इसमें म जो हमारा वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, यानी म हमारा वर्ण जो है उस क्या हो रही है इस वाक्य में एक से अधिक बार आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैया में भी म है, मोरी में भी म है, उसके बाद में माखन में भी म है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है सट सुधरी, क्या है, सट सुधरीन सत्संगति पाई, यानी सट सुधरीन सत्संगति पाई। अगर इस काव्य की बात करें तो यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही, यानी एक से अधिक बार ये वर्ण आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये भी हमारा अनुप्रास से ही लिया गया है। कालंदी फूल कदम की डारना, क्या लिखा हुआ है, कालंदी फूल, कालंदी कूल है, सॉरी क्या है, कालंदी कूल कदम की डारन। इसमें बात करें तो इसमें क वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर कालिंदी में भी क है, कुल में भी क है, उसका में कदम में भी क्या है, कदम में भी बात करें तो कदम में भी हमारा क्या है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा यमक अलंकार आता है। तो यमक अलंकार का हमारा क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए यमक अलंकार की बात करें, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, वैसे काव्य की बात करें जब हमारा यमक की बात करेंगे तो एक ही प्रकार का शब्द दो बार आए, ध्यान से सुनिएगा, एक ही प्रकार के जो शब्द है वो कै बार आए, अलग अलग आए, यानी दो बार आए और उसके क्या हो गए, अलग अलग अर्थ भी निकलेंगे, क्या निकलेंगे, अलग अलग उसके मीनिंग भी निकलेंगे, तो उसको हम कहेंगे यमक अलंकार होता है। एक बार और सुनिएगा, यानी जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके मीनिंग जो हो या उसके अर्थ जो हो वो क्या हो, अलग अलग हो, यानी उसके अलग मीनिंग हो और दोबारा आया तो उसके मीनिंग अलग हो, तब हम उसको कहेंगे कि हमारा क्या है, यमक अलंकार है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, यानी कहने का मतलब हुआ तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। तो यहाँ पर तीन दो बार, सॉरी बेर जो है यहाँ पर बेर और बेर दो बार आया है, लेकिन ये दोनों बेर का क्या है, अलग अलग इसके अर्थ है। बेर का मतलब एक होता है समय के लिए दो बार तीन बार, एक होता है बेर यानी फल के लिए, तो उसकी बात किया गया है। अब हम बात करें कि यहाँ पर देखिए प्रयुक्त वाक्य में बात करें तो बेर शब्द दो बार आया है, परंतु इसमें एक अर्थ समय के लिए, यानी एक बार दो बार, इसको बेर बेर कहते हैं ना। हम लोग 4 बार खाएं 5 बार खाएं उसको हम बेर बोलते हैं ना, दो बेर खा लियो 3 बेर खा लियो, तो उसको बेर कहते हैं समय को। और एक बेर होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ये फल है जो आप भी इससे परिचित है। यहाँ हम क्या हो गया, हमारा यमक अलंकार हो गया। आई होप कि एग्जाम्पल से और हमारे बोलने से आपको यमक अलंकार आपको याद हो गया होगा। तो यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द जो होते हैं वो एक से अधिक बार आते हैं और दोनों बार जो होते हैं वो शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया, ठीक है। एक बेर खाती है वो एक बेर खाती, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक बार बेर का समय हो गया और एक जो बेर आया उसका मतलब वो फल हो गया। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय
या खाए बौराए नर व पाए बौराए। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाए या खाए बौराए नर व खाए बौराए। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो कनक जो हमारा शब्द है वो 2 बार आया है। कै बार आया है? 2 बार आया है। अब दोनों बार हमारा जो कनक शब्द आया है उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जब अर्थ अलग होंगे तब तक हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कनक शब्द जो है, कनक शब्द के अर्थ होंगे, एक बार सोना लिया गया है और एक बार धतूरा लिया गया है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यानी कहने का मतलब हुआ कनक कनक जो शब्द आए थे उनके अलग अलग मीनिंग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा यमक अलंकार के अंतर्गत ही बात करेंगे। काली घटा का घमन घटा, काली घटा का घमन घटा नव तारक मंडल वृद्ध खिले। यानी काली घटा का घमन घटा नव तारक मंडल वृंद खिले। अब यहाँ पर घटा जो है 2 बार आया, यहाँ पर भी घटा आया और यहाँ पर भी घटा आया। अब दोनों का अर्थ अलग अलग होगा तब तो हमारा यमक अलंकार होगा। देखिए यहाँ एक घटा का अर्थ है काली घटाए और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। यानी एक बार काली घटा यानी पूरे बादल के ऊपर में छा गया आसमान पर, और दूसरे बार क्या होगा? घमंड घटा, मतलब उसकी जो एबिलिटी थी वर्षा होने की वो कम हो गई। तो दोनों जगह घटा घटा का शब्द क्या होगा? उसके अलग अलग अर्थ आए तो ये हमारा यमक अलंकार हो गया। आई होप कि आप यमक अलंकार बखूबी समझते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर गौर करें तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कभी बेनी बेनी, क्या यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कभी बेनी बेनी, है कभी बेनी प्याल की चुराई लिनही। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? है कभी बेनी बेनी प्याल की चुराई लिनही। अब यहाँ पर बेनी का जो शब्द है 2 बार आया, यहाँ पर बेनी, यहाँ पर बेनी आया है। यानी यहाँ एक बेनी का आशय कवि का नाम है और दूसरी बेनी का अर्थ है चोटी। अब एक कवि जो वहाँ पर है वो बेनी के लिए अपना नाम का प्रयोग कर लिया और एक बेनी का उन्होंने चोटी के लिए प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार बेनी बेनी जो 2 बार आया उसका अलग अलग अर्थ हुआ, और जब अलग अलग अर्थ होगा तो हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। फिर एग्जाम्पल की बात करें, रीति रीति शोभा सब रति के शरीर की। क्या लिखा हुआ है? रीति रीति शोभा सब रति के शरीर के। यहाँ पर रीति 2 बार आया है तो एक रीति का अर्थ क्या होता है? तनिक तनिक। क्या होता है? तनिक तनिक अर्थात सारी, और रीति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी। अतः यह कौन सा अलंकार हो गया? तो यमक अलंकार हो गया, क्योंकि रीति का एक मतलब तनिक तनिक आया और दूसरा रीति की क्या आया? कामदेव की पत्नी का आया। इसलिए इसके 2 अर्थ हुए और शब्द क्या होंगे? एक ही प्रकार के शब्द हुए लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए? भिन्न भिन्न हुए, इसलिए हमारा क्या होगा? यमक अलंकार हो गया। एक एग्जाम्पल और उसको भी जान लेते हैं, फिर हम चलेंगे श्लेष अलंकार पर। देखिए, नगन जराती थी वे नगन उड़ाती थी। क्या करती थी? नगन उड़ाती थी, नगन उड़ाती थी वे नगन जराती थी। अब यहाँ पर देखिए, नगन जराती थी वे और नगन जराती है। यानी यहाँ पर भी नगन एक बार यहाँ पर भी है और नगन यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर भी है। यानी नगन जराती थी वे नगन जराती है। अब यहाँ पर नगन जो का अर्थ हुआ 2 तरह का हुआ, एक वस्त्र के बिना, उसको हम लोग नगन कहते हैं, और नगन और दूसरा का अर्थ होता है हीरा मोती, उसको हम क्या बोलते हैं? नगन बोलते हैं। नगन जैसे कपड़ा पर में लगा रहा तो उसको हम लोग नगन बोलते हैं ना, कि नगन हमारा क्या हो गया? वस्त्र का टूट गया। तो इस प्रकार से नगन नगन जो 2 बार शब्द आया, नगन उड़ाती थी वे, नगन जराती थी और वे नगन जराती है। तो इसके 2 अर्थ हो गए, एक वस्त्र के लिए, एक वस्त्र के बिना और एक हीरा मोती के लिए हो गया। अब तीसरा बात करें, शब्दालंकार की बात करें तो हमारा श्लेष अलंकार आता है। अब श्लेष अलंकार इसको भी जानते हैं। देखिए, श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हुए उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब इसको बात समझेंगे पहले। यानी श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हो रहेंगे। यानी जब वाक्य में एक शब्द ऐसा आएगा जिसका प्रयोग जो होगा वो एक बार ही होगा, लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अलग अलग कहने का मतलब हुआ एक शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे, उसको हम लोग कहेंगे श्लेष अलंकार। क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। एक बार और सुनिएगा, जब एक शब्द का अलग अलग मीनिंग हो जाए, जब एक शब्द का अलग अलग मीनिंग हो जाए,
उसको हम लोग श्लेष अलंकार कहेंगे। जब एक ही प्रकार के शब्द आए वाक्य में, काव्य में एक ही प्रकार के शब्द वाक्य काव्य में आए और उस शब्द का क्या हो अलग अलग अर्थ होगा तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहेंगे। जब एक ही प्रकार के वर्ण की आवृत्ति होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। क्लियर है तीनों। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम रहीम के दोहे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानसून चुन। देखिए यहाँ पर जो रहीमन जो है ये दोहा है, बहुत फेमस है। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब यहाँ पर जो पानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो अलग अलग अर्थ में किया गया। अब देखिए बात करें इस पंक्ति में, यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग एक बार आया परंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग है। यानी कहने का मतलब पानी तो बोल दिया गया है लेकिन मनुष्य के लिए पानी का शब्द अलग है, चूना के लिए पानी का शब्द अलग है, तो अलग अलग इसके लिए प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर बात करें तो इसलिए हमारा क्या हो गया, श्लेष शब्द हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो मनुष्य के लिए है पानी शब्द का प्रयोग इज्जत से लिया गया है, मनुष्य के लिए इज्जत के लिए लिया गया है। और बिन पानी, अगर बिना पानी का होगा सब सूना होगा। अगर पानी नहीं रहेगा तो जीव हो या जंतु हो सब क्या होंगे, सब के सब समाप्त हो जाएंगे, इंसान भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पानी खत्म हुआ इंसान के लिए व्यक्तिगत रूप से तो उसकी प्रतिष्ठा यानी उसकी इज्जत जाना उसके बराबर होता है। और जीव के लिए, जंतु के लिए, प्यास के लिए सब शून्य है। और मोती, जैसा आप जानते हैं मोती और चूना के लिए पानी कितना है, जब तक हम चूना में पानी नहीं मिलाते, जल नहीं मिलाते हैं तब तक उसकी खूबसूरती नहीं आता है। तो यहाँ पर चूना के लिए उसके पानी के महत्व को बताया गया है, चमक के रूप में बताया गया है चूना के लिए, और इंसान की इज्जत के लिए और मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए बताया गया है। इस प्रकार से पानी शब्द का प्रयोग अलग अलग शब्दों के लिए यानी अलग अलग अर्थों में किया गया है। शब्द एक ही है पानी लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले गए हैं अलग अलग प्रसंग में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा कौन सा है, श्लेष अलंकार है। क्या हमारा है, श्लेष अलंकार है। एग्जाम्पल की बात करें और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए यहाँ पर मधुबन की, देखिए यहाँ पर मधुबन की छाती को देखो सुखी इसकी कितनी कलियाँ है। अब देखिए यहाँ पर कलियाँ जो प्रयोग की गई है यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कलिया का भी अर्थ अलग अलग लिया गया है। ठीक है, अब कलिया कहने का मतलब हुआ, दो चीज बात करेंगे, फूल खिलने से पूर्व की अवस्था यानी जब फूल नहीं खिला तो उससे पहले की अवस्था, और यौवन आने से पहले की अवस्था, दोनों अवस्था का वर्णन कर दिया गया है कलिया में। इसी प्रकार से आपको बता दिए कि जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जाएं, अलग अलग प्रसंग में लिए जाएं तो उसको हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, बात करें चरण धरत चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी, भय भी चारी चोर। अब यहाँ पर भी अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा श्लेष अलंकार है। तो आई होप कि आप शब्द अलंकार को समझ गए होंगे। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो इसके बाद हम लोग अर्थालंकार पर बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक लेता ही मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।